हेलो गाइस, ये है हमारा पहला वीडियो एम्बेडेड सिस्टम की सीरीज़ पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते क्या हैं। अब इसे कह सकते हैं कि एक तरह का कॉम्पैक्ट कंप्यूटर। अब एक असली साइज़ के रियल लाइफ साइज़ के कंप्यूटर को हम लोग हर जगह फिट तो कर नहीं सकते, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एक पार्टिकुलर टास्क चाहिए। जैसे वॉशिंग मशीन है, उसे सिर्फ कपड़े धुलने हैं, उसे चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है। अगर फ्रिज है तो उसका काम है चीज़ों को ठंडा करना, एसी का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो कुछ चीज़ों में सिर्फ पार्टिकुलर टास्क होता है जो कि हमें अकम्प्लिश करना है, और उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कुछ छोटे कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स को डिज़ाइन करते हैं और उसमें डाल देते हैं एक बार कोड डाल के कि अपने आप वो चले। तो इसे हम लोग कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स या एम्बेडेड सिस्टम्स। अब एम्बेडेड सिस्टम को और डिटेल में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन एम्बेडेड सिस्टम। तो सबसे पहले हमारे आते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। अब ये अपने आप में काफ़ी बड़ी टर्म है जिसके बीच में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा। बट फिलहाल के लिए हम इतना जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि उसमें लिखा है प्रोसेसर, तो उसमें सिर्फ प्रोसेसिंग का टास्क होता है। बाकी सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती है कि उसमें कैमरा अगर है तो ऐड करना पड़ेगा, उसमें टाइमर है तो ऐड करना पड़ेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो कंट्रोलर्स, तो माइक्रो कंट्रोलर्स में कंट्रोलर है, मतलब कि वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहा है। जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर में सारी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन आती हैं। रैम, रोम, टाइमर्स, काउंटर्स, जो भी चीज़ें हैं जो कि एक सिस्टम में होनी चाहिए वो उसमें ऑलरेडी उस मॉड्यूल में आती हैं। बट माइक्रो प्रोसेसर एक सादा सा, कह सकते हैं कि एक नंगा माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें कि सिर्फ प्रोसेसिंग का टास्क होता है। अब इसको आगे हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। और आगे हम लोग चलते हैं मेमोरी यूनिट्स पे। अब हमारी मेन दो तरह की मेमोरी यूनिट्स होती हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम, जिसके बारे में हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। फ़ोन लेने से पहले हर कोई रिसर्च करता है कि रैम कितना होना चाहिए, रोम कितना होना चाहिए। बट इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हम कोई एक वेरिएबल डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए की वैल्यू है 2। अब ए की वैल्यू 2 है, बाद में 3 भी हो सकती है, फिर 4 भी हो सकती है। हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया है। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब हम लोगों ने जस्ट डिक्लेयर किया है वेरिएबल कि ए की वैल्यू 2 है, तो ये रैम में सेव होती है, रैम में ही रहती है। और रैम का खासियत यह है कि वो फ़िलहाल के लिए होल्ड तो किया है, बट बाय चांस पावर चला गया, प्रोग्राम बिना सेव किए कट गया या कुछ हुआ, तो वो सारा डाटा लॉस हो जाता है। बट अगर उस चीज़ों को हम लोगों ने सेव करके रखा है उस चीज़ को, और ए की वैल्यू 2 हम लोगों ने रोम में डाल दी, तो वो लाइट चली जाए, पावर सप्लाई चला जाए, कुछ भी हो जाए, कंप्यूटर चोरी हो जाए, बंद हो जाए, बट अगर जब खुलेगा तो ए की वैल्यू 2 ही रहेगी, ए की वैल्यू लॉस नहीं होगी। और बेसिक डिफरेंस तो रैम और रोम में यही है। उसके आगे हम लोग चलते हैं पावर सप्लाई पे। अब किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में अलग अलग टास्क हम लोग को अकम्प्लिश करना है। हो सकता है कि उसके थ्रू हमें टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है, पंखा चलाना है, बल्ब चलाना है। तो अलग अलग चीज़ों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें अलग अलग पावर सप्लाई तो देना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ बिना पावर के तो चलने वाली नहीं है। तो माइक्रो प्रोसेसर खुद भी कुछ पावर लेता है, बाकी सारे जो चीज़ें हम लोग इंटरफेस करते हैं वो भी कुछ पावर लेते हैं, यहाँ तक कि सेंसर्स वगैरह भी कुछ पावर खींचते हैं। उसके अलावा जो हमारा एंड इफेक्टर है, पंखा है, बल्ब है, कुछ भी है, तो वो खुद भी पावर ले रहा है। तो उस हिसाब से हम पावर सप्लाई डिसाइड करते हैं। अब उसके बाद इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि एक ह्यूमन या फिर एक इन्वायरमेंट से रीडिंग लेके कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई कीबोर्ड है, कोई माउस है, ये क्या है? ये इनपुट ले रहा है हमसे या फिर काइंड ऑफ इन्वायरमेंट से। और आउटपुट डिवाइस इसी तरह क्या होते हैं, जैसे डिस्प्ले हो गया कि स्क्रीन आ रही है, जो ये डिस्प्ले है तो ये क्या एक आउटपुट दे रहा है हमें। अगर आउटपुट के बारे में भी और आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं सेंसर्स। सेंसर्स क्या होते हैं? इनको हम लोग डिप्लॉय करते हैं इन्वायरमेंट में। ये एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ इंटरफेस किए जाते हैं, और काफ़ी अलग अलग टाइप के सेंसर्स आते हैं। लेट्स से कि अगर हमें ग्रीन हाउस एक बनाना है। ग्रीन हाउस होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग सेंसर्स लगेंगे। ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। एक काफ़ी कॉमन सेंसर है DST-11 और DST-22 जो कि यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है? ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का डेटा लेता है। बट लेट्स से कि एनालॉग फॉर्म में सेंसर्स डेटा लेते हैं,
बेयर बेयर फोल्ड करके कि वो ऐसा नहीं है कि वो डिजिटली सीधे ले लेते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 0 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में कह सकते हैं कि एक रूम में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ की 25 है, 0 है, उसके बीच में 18.7 हो गया, 17.2 हो गया, 16.5 हो गया, 11.2 हो गया, 11.222 हो गया, 11.223377, ऐसे काफ़ी सारी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। बट कंप्यूटर तो एनालॉग सिग्नल्स नहीं समझता, उसे क्या समझ में आता है, 0 1 0 1 0 1। तो इन चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, डिस्क्रीट करना पड़ता है, ताकि डिजिटली इस वैल्यू को कंप्यूटर रीड कर सके। उसके लिए हमें चाहिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, जो कि यही बेसिकली काम करते हैं कि एक सेंसर की एनालॉग वैल्यूज़ को रीड करते हैं, उसके बाद उसे कन्वर्ट करते हैं कि ताकि कंप्यूटर अपने भाषा में उसे समझ सके। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसे हम लोग रिवर्स भी करना पड़ता है कि कंप्यूटर ने तो एक डिजिटल वैल्यू दी, उसे हमें वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, जो कि आउटपुट के टाइम पे यूज़ होता है। अब आउटपुट से हम लोग आगे चलते हैं कि व्हाट आर एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स को हम लोग कह सकते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंड इफेक्टर्स। मतलब कि एकदम लास्ट में हमारा पूरा इस एम्बेडेड सिस्टम का मकसद क्या है, मकसद ये है कि जो आउटपुट हमारे डिज़ायर्ड है वो मिले। लेट्स से कि एक टेम्परेचर बढ़ गया कमरे का, एसी प्रोसेसिंग करने के बाद उस टेम्परेचर को घटाए, अगर गर्मी बढ़ रही है तो पंखा अपने आप चल जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए। या फिर लेट्स से कि हमारे पास कोई एक रोबोटिक आर्म है, तो लास्ट में जब हम लोगों ने सिग्नल दिया वो इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ कहीं रख दे। तो ये हमारा क्या है, एंड इफेक्टर है, जो एंड में इफेक्ट हो रहा है। अगर यही नहीं काम किया तो किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर कोई सेंस नहीं है। तो ये कैसे होता है, ये एक्चुएशन है, इसी को कहते हैं एक्चुएटर्स, जो कि लास्ट में एंड इफेक्टर का काम करते हैं। एक रोबोटिक आर्म है जो कि ग्रिप करता है किसी चीज़ को, फिर दूसरी जगह ले जाके रख रहा है, तो वो क्या है, एक तरह का एक्चुएटर है। सेंसर्स और एक्चुएटर्स में यही फ़र्क होता है, सेंसर्स स्टार्टिंग में इनपुट के लिए यूज़ होते हैं और एकदम साइकिल के एंड में आउटपुट देने के लिए एक्चुएटर्स यूज़ होते हैं। बेसिक डिफरेंस ये है। बीच में एक आते हैं टाइमर्स एंड काउंटर्स। अब टाइमर्स और काउंटर्स में लोग कंफ्यूज होते हैं, बट बहुत सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन इनका ये है कि टाइमर क्या होता है, वो काउंट करता है टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, और भी चीज़ हो सकती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बट विथ रिस्पेक्टिव टू टाइम। वेरएज काउंटर क्या करते हैं, काउंटर जस्ट सिंपली काउंट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इनके बीच का इंटरवल कुछ भी हो सकता है, जो कि हम लोग क्लॉक्स एंड फ्रीक्वेंसी वगैरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट बेसिक डिफरेंस ये है टाइमर्स एंड काउंटर्स में। अब जब क्लॉक की बात आई है, तो क्लॉक और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ये क्या होते हैं, एक कोई भी क्रिस्टल हो जो कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट करता है, तो उस फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या करते हैं कि क्लॉक को चलाते हैं, जिससे कि एक इंटरनल क्लॉक मेंटेन रहती है किसी कंप्यूटर की, कि उसे पता है कितना सेकंड बीत गया, किसी ऑपरेशन के बीच में, 2 ऑपरेशन के बीच में कितना टाइम था, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, कितने देर बाद 5 सेकंड हो जाएगा। ये सब चीज़ें क्लॉक मेंटेन करनी पड़ती है। वो क्लॉक मेंटेन कैसे होती है, क्रिस्टल के थ्रू, जो कि ऑक्सीलेट होता है। अब ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, बट हम लोग जब कोडिंग वगैरह करते हैं तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ 12 मेगाहर्ट्ज़, जो कि हम लोग यूजुअली लेते हैं अपने कोड्स में। तो फिलहाल हम लोग वो मान के चलेंगे कि कहीं लेना हो, एज्यूम करना हो, तो 12 मेगाहर्ट्ज़, लेट्स एज्यूम दैट। और उसके बाद डिस्प्ले यूनिट्स, एनीथिंग दैट यू आर सीइंग एंड डाटा इज़ बीइंग शोन टू यू इज़ थ्रू डिस्प्ले यूनिट्स। कि एलसीडी ओएलईडी, ये सब जो डिस्प्लेज हैं, ये क्या डिस्प्ले करते हैं, कोई आउटपुट डिस्प्ले करते हैं कि टेम्परेचर कितना है कमरे का, आपका बुखार जैसे थर्मामीटर में एक छोटी सी स्क्रीन होती है जो कि टेम्परेचर बताती है आपकी, तो वो क्या है, वो एक तरह का डिस्प्ले यूनिट है। अब ये तो थे हमारे डिवाइसेस जो कि इंटरफेस होते हैं हमारे एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंट्रोलर्स के साथ, कंपोनेंट्स थे। उसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। हो सकता है कि 2-4 माइक्रो प्रोसेसर आपस में बात करना चाह रहे हों, क्योंकि एक से काम नहीं हो पा रहा है, या और भी डिवाइसेस हैं जो आपस में बातचीत करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। वो कैसे होगा, 2 तरीके हैं, या तो वायर्स के थ्रू या तो वायरलेसली। वायरलेसली ज़्यादा फेमस है आज के टाइम में, जैसे कि जिग्बी हो गया, जो आईओटी पढ़े होंगे उनको जिग्बी के बारे में पता होगा। उसके अलावा कॉमनली नोन ब्लूटूथ हो गया, अपना वाईफाई हो गया। उसके अलावा वायर्ड, वायर्ड में आते हैं 3 मेजर थे, यूआर्ट,
SPI एंड I2C, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में बात करेंगे। बट ये काफ़ी सारे कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और मोस्ट प्रिफर्ड इज़ I2C इन मैनी एग्जांपल्स, एंड वी विल ऑल्सो सी लेटर व्हाट आर द डिफरेंसेस, बट फिलहाल के लिए इतना ही। और अब चलते हैं सीधे आर्किटेक्चर के बारे में कि कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है एम्बेडेड सिस्टम्स में। मेनली दो तरह के आर्किटेक्चर्स यूज़ होते हैं, वॉन न्यूमैन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में मोस्ट प्रोमिनेंट डिफरेंस इज़ कि वॉन न्यूमैन में जो भी कोड है, डाटा है और इंस्ट्रक्शन सेट है, ये सब जो चीज़ें हैं नॉर्मली ऐसे रजिस्टर में बस भरी जाती है। वेरएज इन हार्वर्ड दो अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर अलॉट होते हैं कि डाटा अलग रजिस्टर में रहेगा और जो ये इंस्ट्रक्शन सेट है ये अलग रजिस्टर में रहेगा। और वॉन न्यूमैन में ऐसा कोई डिफरेंस एज सच नहीं है, बस रजिस्टर है तो घुसेड़े जाओ। इट इज़ लाइक लेट्स इमेजिन कि एक सड़क है जिसमें कोई डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है, एक साइड से ट्रैफिक आ रही है, एक साइड अगले साइड से भी आ रही है, एंड देयर इज़ नो लॉ गवर्निंग एनीथिंग कि कौन कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, तो इसमें केओस होने का चांस ज़्यादा है। बट लेट्स से कि एक हाईवे है जिसमें कि एक साइड वन वे है, उसके बाद बीच में एक डिवाइडर है और उस साइड से अलग डायरेक्शन से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक विल बी वेरी स्मूथ। दैट इज़ द सेम केस फॉर द आर्किटेक्चर्स वॉन न्यूमैन वर्सेस हार्वर्ड। तो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन एम्बेडेड सिस्टम्स को लेके, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, क्या नहीं होती हैं, और सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का कि एग्जांपल्स के थ्रू। तो फॉर अ रेफरेंस वी विल टेक माइक्रो प्रोसेसर 8051 बाय इंटेल। उसी के थ्रू हम लोग कोडिंग करेंगे, उसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये एम्बेडेड सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। और काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो रेफरेंस होता है वो 8051 का ही होता है, तो उसको लेकर चलने में काफ़ी सारी आसानी आएगी। उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि GPIO पिन्स क्या होती हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक ESP32 पड़ा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे साइड में पिन्स निकली हुई हैं, यही पिन्स हैं GPIO पिन्स। इनका यूज़ होता है चीज़ों को इंटरफेस करने में। और तो बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ है और कैसे है। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर द लेटर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।